Hello everyone, welcome you once again to Let's Crack JE by Unacademy. I am your chemistry educator Rajat Malhotra and today is our lecture is about surface chemistry. Surface chemistry का ये सेकेंड लेक्चर है बच्चों, जो कि हमारे 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोथ ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन और आपकी जेई प्रिपरेशन में। ये जो टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जेई के एग्जाम में पक्का मिलेगा आपको, और जो हमारे बोर्ड के एग्जाम है उसमें फ्रिक्वेंटली इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रहेगा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एड्सॉर्प्शन के बारे में बताया था कि भाई किस तरीके की प्रोसेस होती है, कौन कौन से टाइप के एड्सॉर्प्शन होते हैं, कैम्सॉर्प्शन क्या होता है, फिसॉर्प्शन क्या होता है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि भाई एड्सॉर्प्शन जो है वो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, और उसमें एक बहुत बड़ी चीज या बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि है आइसोथर्म, है ना। तो इस आइसोथर्म के बारे में भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज रजत मल्होत्रा एंड आई हैव बीन टीचिंग केमिस्ट्री फॉर लास्ट 8 years इन वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द इंडिया। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं बच्चों जो कि टॉप आईआईटीज में, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो टॉप आईआईटीज में, मेडिकल कॉलेजेस में, आपका भी सपना साकार हो, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ आपको पढ़ाने लेट्स क्रैक जेई चैनल पर, जो कि है अनअकैडमी का एक चैनल, जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप मेरे सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस कोड। इसी के साथ साथ अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डीपीपीज है, नोट्स है, नोटिफिकेशन है, वो जो कुछ भी चाहिए वो आपको मिलेगा टेलीग्राम ऐप के ऊपर। तो अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप है तो आप इस लिंक को, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, इस लिंक से हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर अभी तक आपके पास टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं हुई है तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जी फटाफट से। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी तैयारी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ, जो कि है अनअकैडमी। एज यू नो, अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑल ओवर द इंडिया। वी आर द लीडर्स ऑफ दिस एजुकेशनल रेवोल्यूशन। ये जो आप देख रहे हैं इसके लीडर्स हैं अनअकैडमी। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है बच्चों आपको फ्लॉलेस स्टडी। आपको मिलेंगे 100 से भी ज्यादा एजुकेटर, 100+ एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आर टीचिंग ऑन अकेडमी। टॉप एजुकेटर मिलेंगे। कोटा, जो कि इंडिया का एजुकेशनल हब है, जिसने अपने आप में हजारों आईआईटीएंस प्रोड्यूस किए हैं बच्चों, वहाँ की टॉप एजुकेटर्स, ना केवल एजुकेटर्स, वहाँ की कोचिंग न्यूक्लियस की पूरी टीम पढ़ा रही है, वाइब्रेंट एकेडमी की पूरी टीम पढ़ा रही है, बंसल क्लासेस जो कि बहुत बड़ा नाम है आईआईटी सिलेक्शंस में, उनकी टीम पूरी पढ़ा रही है। और इसके साथ साथ हमारे टॉप एजुकेटर्स तो हैं ही हमारे साथ। तो आप ये एक सब्सक्रिप्शन ले करके, सिर्फ एक इस सब्सक्रिप्शन से आप बच्चों इन सारे के सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको मिलेंगी बहुत सारी लाइव क्लासेस। ये क्लासेस कोई मिस हो जाए तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में रहती है, डाउनलोड भी कर सकते हो आप। ये सारे फीचर्स मिलेंगे आपको। आपको मिलेंगे डेडिकेटेड बैचेस। अगर आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है तो क्रैश कोर्स मिलेंगे, लॉन्ग टर्म बैचेस मिलेंगे। और उन बैचेस में आपको पता होगा वेरी फर्स्ट डे जब आप ज्वाइन करोगे कि भाई आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अमूमन हर बच्चे का क्वेश्चन रहता है कि सर हमारा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, ताकि आप अपना रिवीजन प्लान कर सकें। मिलेंगे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट, और इन मॉक टेस्ट का मिलता है डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट, विच इज अ वेरी वेरी गुड फीचर बाय अनअकैडमी। बाय दिस फीचर यू कैन इम्प्रूव योर मार्क्स, यू कैन रिफाइन योर स्टडी। तो फटाफट से ज्वाइन कीजिए। ये मेरे कुछ कोर्सेज है बच्चों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से फॉलो कर लीजिए। मेरे कुछ पेड कोर्सेज हैं, कुछ फ्री कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी चल रहे हैं मेरे साथ साथ। और टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आर टीचिंग ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो फटाफट से उसको ज्वाइन कीजिए। ये बच्चों हमारे बैचेस हैं, इनके बारे में बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ये मेरी स्पेशल क्लासेस हैं जो कि डेली 12:30 पर आपको अन आईआईटी बैच के नाम से मिलेगी हमारी स्पेशल क्लास, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री। डेडिकेटेड बैच है जेई मेंस 2021, यानी फेब्रवरी अटेम्प्ट के लिए, यानी फेब्रवरी अटेम्प्ट तक से पहले आपका कोर्स पूरा करा दूंगा। दूसरा एक बैच चल रहा है जिसकी क्लास डेली 10 PM पर होती है, रात को 10 बजे होती है। इसका नाम है नाइट बैच। इसमें हम 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बच्चों, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, है ना। इसमें सॉलिड स्टेट चैप्टर पूरा हो गया, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, तो ये दोनों ही बैचेस बिल्कुल फ्री हैं।
100% फ्री बैचेस हैं, तो फटाफट से इनको तो ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसी के साथ 24 दिसंबर से हमारा मंजिल बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें पढ़ा रही है आपको आईआईटी की टॉप मोस्ट टीम, प्रूवन टीम विद नमो कॉल सर, है ना। तो ये बैच अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं, आप मंजिल से दूर होते जा रहे हैं बच्चों। तो फटाफट से मंजिल बैच को ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ रैंक बूस्टर 2.0 बैच भी स्टार्ट हो गया है इस साल का, जैसे कि लास्ट ईयर चलाया था वन बैच, ये इसका सेकंड वर्जन 2.0 वर्जन, ये भी 24 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। और अनअकैडमी लेकर आ रहा है आपके लिए आईटी जेई के लिए टेस्ट सीरीज। तो इन टेस्ट सीरीज को भी फटाफट से एनरोल कर लीजिए। और करना कैसे होगा, सबसे पहला काम अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, उसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद सिलेक्ट करो जी अपना कोर्स, जैसे प्लस पर जाएंगे, फिर जाएंगे आईआईटी के ऊपर, आईआईटी के बाद फिर जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर के 1 मंथ से लेकर के हमको 24 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। तो मेरे बच्चे जो जेई मेंस की और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, उनके लिए 12 मंथ का कोर्स रहेगा। जो हमारे बच्चे 11th क्लास में हैं, 10th क्लास में, 9th क्लास में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो कि आईआईटीएन बनने का सपना देख रहे हैं, जो जेई एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए 2 साल का कोर्स रहेगा। ये 2 कोर्सेज इंडीड कॉस्ट इफेक्टिव कोर्सेज है बच्चों। इस पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप यूज करोगे रजत 10 कोड। तो फटाफट से यूज करो और शुरू करो अपनी तैयारी अनअकैडमी के साथ। चलिए, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एब्जॉर्प्शन में आपको पढ़ा चुका हूं, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडी है, ध्यान रखिएगा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। चलिए, आइसोथर्म की बात भी करेंगे हम लोग। पहले बात करते हैं कि भाई वो फैक्टर कौन से हैं जो कि जिनके ऊपर की एडजॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट है या जो हमारा एडजॉर्प्शन है वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो सबसे पहला जो है वो है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट का नेचर कैसा है। एड्सॉर्प्शन जो होता है बच्चों, वो सरफेस एरिया का, एड्सॉर्बेंट जो होते हैं उसके सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही एड्सॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई ये एक मेटल का पीस है, मान लीजिए प्लेटिनम का मेटल का पीस है। अब इस पे अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो भाई अभी जो हमारी एड्सॉर्प्शन साइट्स है वो कौन सी है। हमको पता है कि एड्सॉर्प्शन सरफेशियल फिनोमेना है, तो ये सर हमारी जो साइट्स है, ये वाली हमारी एड्सॉर्प्शन साइट्स कहलाएंगी। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। यहाँ यहाँ से एड्सॉर्प्शन हो सकता है। अगर मैं इसको तोड़ दूं, अगर मैं इसको बीच में से ऐसे करके तोड़ दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको तोड़ा तो देखिए आप खुद समझदार हैं, क्या हो जाएगा जी, ये तो ऐसा कैसे था, ये हमारे पास ये नई साइड बनी, ये ऐसा कैसे था, ये ऐसा कैसे था, ये हमारे पास नई साइड बनी, ये नई साइड, ये तो ऐसे ही था। और इसी के साथ साथ हमारे पास ये कुछ नई साइट्स बन गई। तो भाई अगर मैं पुरानी साइट्स को बनाना चाहूँ तो ये हमारी ओल्ड साइट्स, ये वाली जो है हमारी ओल्ड साइट। ब्लू पेन से जो बता रहा हूँ वो क्या है, आपकी ओल्ड साइट्स हैं। ये तो पहले भी थी अभी भी हैं, ठीक है, पहले भी थी और अभी भी हैं। अब क्या हुआ, इसको ब्रेक डाउन करने की वजह से हमारी नई साइट्स बन गई, ये हमारी नई साइट्स है। और एड्सॉर्प्शन अब यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा। यानी अगर आप किसी चीज को छोटा करते जाओगे, तोड़ते जाओगे, तो उसकी एड्सॉर्प्शन का सरफेस एरिया क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हम देखा ना, कई बार अपन ग्रैन्युल्स यूज करते हैं, कभी कभी अपन पीस यूज करते हैं, कभी अपन उसका पाउडर यूज करते हैं। क्या कारण है साहब, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा, एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट भी बढ़ जाएगा। तो एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, मतलब जिसके ऊपर वो चिपक रहा है उसकी। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी बात थी। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट आसानी से आप लोग समझा सकते हो कि भाई जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट भी बढ़ता जाए। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। जो एड्सॉर्ब हो रहा है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर चिपकने वाला है भी कि नहीं है ना। तो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस, इसमें अपन पढ़ रहे हैं पहला एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस। तो जो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस होती है वो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में अच्छे से। हम ये क्या कह सकते हैं कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उसका एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा तो एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा। दूसरा, अगर सॉल्यूशन फेज की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सब, कि जितनी अमाउंट ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, एक्टिव मास जितना ज्यादा होगा, उतना ही एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर पार्टिकल ज्यादा होंगे, एक सॉल्यूशन है 1 लीटर का मान लीजिए, उसके अंदर 100 पार्टिकल्स है, और एक दूसरा सॉल्यूशन है मेरे पास आप 1 लीटर का ही, उसके अंदर 200 पार्टिकल है। तो आप खुद बता दो भाई, किसका चिपकने की टेंडेंसी, किसके अटैचमेंट एड्सॉर्प्शन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, भाई जिसमें पार्टिकल ज्यादा होंगे। कंसंट्रेशन होता क्या है, कंसंट्रेशन इज नथिंग बट मोल अपॉन वॉल्यूम। इसमें भी क्या होगा था, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो 1 लीटर सब में सेम है, तो इसका मतलब जिसमें मोल ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, और कंसंट्रेशन ज्यादा तो एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा। बता सकते हैं जी। ये कुछ गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर आपको दे रखा है, इसका आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर। H2O सबसे कम, फिर N2, फिर CO, फिर CH4, फिर CO2, फिर HCl, फिर NH3, और फिर SO। आपको इनकी वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्रिटिकल टेम्परेचर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इनका एड्सॉर्प्शन का ऑर्डर ध्यान रख लीजिए, इतना ही बहुत है। और वो भी याद ना रहे तो कोई ज्यादा इसमें भी परेशानी की बात नहीं है। अपन क्या कह सकते हैं साहब, जैसे जैसे आप जा रहे हो क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो लिक्विफिकेशन की ईज, लिक्विफिकेशन देखो बच्चों, आपने अपन ने गैसीय स्टेट में लिक्विफिकेशन पढ़ा था, लिक्विफिकेशन पढ़ा था ना। तो हमको पता है कि साहब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है गैस। लिक्विफिकेशन का एक्सटेंट क्या हो जाता है जब उसका ज्यादा होता है, और जो जितनी ज्यादा लिक्विफाई हो जाएगा उतना ही उसका एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अपन कह सकते हैं क्या कि क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी बढ़ रही है, और लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, है ना, तो उसका एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट भी स्वतः ही बढ़ जाएगा, अपने आप ही बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। दो चीजें ध्यान रखनी है, गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा उसके लिए एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट क्या, ज्यादा। सॉल्यूशन के लिए जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा, उसका कंसंट्रेशन भी ज्यादा, और कंसंट्रेशन ज्यादा तो एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट भी क्या हो जाएगा जी, ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है हमको। चलो भाई, ये दो बातें। तीसरी बात और इम्पोर्टेंट बात है टेम्परेचर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसी के ऊपर ही आगे अपन आइसोथर्म भी पढ़ेंगे इसका, है ना। देखिए भाई, इसके बाद अपन आइसोथर्म के बारे में बात करेंगे, पहले एक बार टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर पे इफेक्ट की बात जब हम करते हैं ना, तो एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, और उस ग्राफ को बोलते हैं आइसोबारिक। क्या बोलते हैं साहब, आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब होता है कि जिसमें प्रेशर क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। तो अगर अपन बात करें कि भाई कोई एक आपका एड्सॉर्बेंट है जो कि किसी एड्सॉर्बेंट पे चिपक रहा है ना, तो उसमें क्या होगा साहब, एड्सॉर्प्शन होगा, और एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चाहे वो कैम्सॉप्शन हो, चाहे वो फिसॉप्शन हो, हमेशा और हमेशा क्या होगा, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। मतलब जब जब किसी चीज पर कोई चीज आकर के चिपकेगी तो वो एनर्जी सिस्टम रिलीज करेगा, डेल्टा एच हमेशा क्या आएगा उसका, नेगेटिव आएगा। ठीक है साहब, बात समझ में आ गई। अगर अपन एक ग्राफ बनाते हैं टेम्परेचर का फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए और केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, और आइसोबारिक है यानी प्रेशर क्या ले लिया हमने, कांस्टेंट ले लिया। तो देखना, जब हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो हमने देखा कि साहब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता था, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा क्या होता है, देखो टेम्परेचर, या आप ये कह सकते हो, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं ना, थोड़ी सी बात को वापस से समझिए। पहले एक बार ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, वही कहता है कि साहब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को वो किस तरीके से समझाता है, वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस को वो कहता है साहब, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो चाहे एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ट्रिक भी है ये, कहानी भी है, ये बात भी है, कि चाहे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो चाहे एंडोथर्मिक प्रोसेस हो,
टेम्परेचर जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन होती है ये एक बच्चे की तरह होती है। बच्चे की तरह का मतलब क्या है सर? बच्चे की तरह का मतलब ये है कि अगर आप उसके मन की बात करोगे तो वो जाएगी फॉरवर्ड में, और अगर आप उसको अपोज करोगे तो वो कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। सिंपल सी बात क्या है कि अगर आप उसका फेवर करोगे तो वो कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में। आप उसको अपोज करोगे तो वो कहाँ जाएगी साहब? बैकवर्ड। कहना क्या चाह रहे हो सर? कहना ये चाह रहे हैं कि एक प्रोसेस था एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हमको पता है साहब, डेल्टा एच क्या है हमारे पास? नेगेटिव है। यानी ये जो मेरा सिस्टम है, ये जो मेरा सिस्टम है, ये चाहता है कि मैं एनर्जी को रिलीज करूं, है ना, मेरे अंदर से एनर्जी निकल जाए, ये चाहता है। अब इस टाइम पर एनर्जी निकलेगी तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर घट रहा होगा इसका, तो ये चाहता है कि मेरी भी एनर्जी निकल जाए ताकि मेरा टेम्परेचर क्या हो जाए? कम हो जाए। अगर इस टाइम पर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? इसका अपोज कर रहा हूँ, तो यानी प्रोसेस कहाँ जाएगी साहब? मेरी बैकवर्ड। लेकिन इसी टाइम पर मैंने अगर क्या कर दिया साहब? टेम्परेचर को घटा दिया, यानी मैं इसके फेवर का काम कर रहा हूँ, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। ऐसा ही उल्टा हो जाएगा किसके साथ? एंडोथर्मिक के साथ। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब जब सिस्टम एनर्जी ले रहा है, डेल्टा एच क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। सिंपल सी बात, यानी सिस्टम क्या कर रहा है हमारा? सिस्टम बाहर से एनर्जी ले रहा है फुल, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम कह रहा है एनर्जी को आने दो, टेम्परेचर को बढ़ने दो। अब इस टाइम पे मैंने क्या किया? इस टाइम पे मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, सिस्टम भी चाह रहा था टेम्परेचर बढ़े, मैंने उसका क्या किया? फेवर का काम कर लिया, तो इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में। और अगर मैं इस टाइम पर टेम्परेचर को कम करूंगा तो क्या जाएगी साहब? अपोज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी? मेरी रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। तो कुल मिलाकर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ध्यान रखो, क्योंकि अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? एडजॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन क्या है आपका? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर इस प्रोसेस में मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड में, यानी कि एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा जी? कम हो जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर को घटाऊंगा तो क्या होगा साहब? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा? मेरा बढ़ जाएगा। ये चीज। अब इसका जो वैल्यू है वो अलग अलग तरीके से निकलती है। जैसे देखिए, अब अपने को ये बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा साहब? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आइसोबारिक हमने कर्व बना लिया, तो फिसॉप्शन के केस में क्या हो रहा है? देखिए ध्यान से, फिसॉप्शन के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है आप देख रहे हो कि साहब फिजिकल एडजॉर्प्शन की वैल्यू क्या होती जा रही? कम होती जा रही। ठीक। तो क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा? एक साथ में कम हो जाएगा। जबकि कैम्सॉप्शन के अंदर क्या होता है? कैम्सॉप्शन के अंदर केमिकल बॉन्ड बनते और बिगड़ते हैं ना। कैम्सॉप्शन क्या होता है साहब? पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। तो पहले जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, यहां तक जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है, यहां तक जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, तो क्या हो रहा है साहब? एडजॉर्प्शन की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन एक पॉइंट पर जाकर के क्या हो गई? ये मैक्सिमम पॉइंट इसने अचीव कर लिया, मैक्सिमम पॉइंट इसने अचीव कर लिया। अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अब यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी साहब? कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड जो है वो ब्रेक होनी शुरू हो जाए। आ रही है बात समझ में? तो कैम्सॉप्शन के लिए बस सिंपल सी बात है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एडजॉर्प्शन की वैल्यू घटती है, क्योंकि रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड में। रिएक्शन कहाँ जाएगी साहब आपकी? बैकवर्ड में, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट कम हो जाएगा। उल्टा कर लो, टेम्परेचर को घटाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी साहब? एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन में, कैम्सॉप्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है साहब? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहले तो बढ़ता है, फिर बाद में घटता है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज होने शुरू हो जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा साहब? एडजॉर्प्शन की वैल्यू पहले तो बढ़ेगी, आफ्टर दैट टेम्परेचर हमने और बढ़ाया तो क्या हो जाएगी साहब? एडजॉर्प्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपसे बहुत बार पूछ लिया करता है। तो ये हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। इसी तरीके से हम प्रेशर के इफेक्ट की भी बात करते हैं, और जब हम प्रेशर के इफेक्ट की बात करते हैं तो उस चीज को बोला जाता है आइसो थर्मल, एसोथर्म या आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? एडजॉर्प्शन। आइसोथर्म की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते हैं और प्रेशर के इफेक्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। किसके ऊपर? एडजॉर्प्शन के ऊपर। तो इसके दो अलग अलग व्यक्तियों ने, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी बात करी। फ्रेंडलिथ ने भी बात करी और लैंगम्यूर ने भी बात करी, उसकी भी बात करेंगे। पहले थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो भैया देखना, जो एक्सटेंट ऑफ
हमारा जो है एडजॉर्प्शन, उसको अपन x/m से लिखते हैं। ये क्या है साहब? एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट, मतलब कितने अमाउंट में, कितने वैल्यू में, कितने परसेंट में, कितने रेशियो में, कितने फैक्टर में एडजॉर्प्शन हो रहा है। और ये होता क्या है? x यहाँ पर है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, और m क्या है जी? आपका मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो थ्योरेटिकली ये कहता है कि साहब कि ये जो एडजॉर्प्शन की वैल्यू होती है, ये जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो हमेशा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, ये हमेशा ऐसा बोलता है। यानी अगर आप कोई गैस, कोई ग्राफ बनाए अपन, तो x/m यहाँ लिया, प्रेशर यहाँ लिया, तो ये वैल्यू क्या होगी साहब? यहाँ तक बढ़ेगी, है ना। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और कहाँ तक बढ़ेगा? सेचुरेशन पॉइंट तक। ये नहीं कि बढ़ता ही जाएगा जीवन भर, ऐसा नहीं है, सेचुरेशन पॉइंट तक बढ़ेगा। अब ये किस तरीके से बढ़ता है, किस तरीके से इसकी वैल्यू में चेंज आता है, वो दो अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया, और उनके एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की हम लोग इसमें बात भी करते हैं, और इम्पॉर्टेंट भी है, आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो पहले टाइप का जो है वो है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और ये बेसिकली किसको बताता है? फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए होता है। पहला क्वेश्चन इस पर जो बनता है वो क्या है साहब? ये किसके बारे में है? फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन बनता है कि साहब इसमें एडजॉर्बेंट क्या लिया है? सॉलिड। एडजॉर्बेंट क्या लिया है? गैस। मतलब किसी सॉलिड के ऊपर गैस के एडजॉर्प्शन को समझाया है। और वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि साहब अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच, जो एक्सटेंट होता है आपका, ऐसे भी लिख सकते हो, जो एक्सटेंट होता है आपका, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर की पावर 1/n के, जहां पर n जो है वो क्या है आपका? फ्रेंडलिच कांस्टेंट है। ये क्या था? फ्रेंडलिच कांस्टेंट। तो इसको अपन एक्सप्लेन करके x/m इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n लिख देते हैं। और k हमारा क्या हो जाता था? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो दो कांस्टेंट मिलेंगे, एक k कांस्टेंट है और एक हमारा n कांस्टेंट है। वैल्यू ऑफ k and n डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। ये इनकी नेचर पर डिपेंड करते हैं, इनका कोई कैलकुलेशन करने का हमारे पास तरीका नहीं होता है। ये 100% किसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि भाई आपने कौन सा एडजॉर्बेंट लिया था, एडजॉर्बेंट कौन सा लिया, और उस पर कौन सा एडजॉर्बेंट का आपने एडजॉर्प्शन कराया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू x/m इंक्रीज, जैसे जैसे x/m की वैल्यू इंक्रीज करेगी, p की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे x/m की वैल्यू भी इंक्रीज करती है, लेकिन एक लिमिट तक ही इसकी वैल्यू भी जाती है। अगर अपन इसमें कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो अपन इस तरीके से बता सकते हैं। देखना, अगर मैंने वही रिएक्शन जो थी, वही था हमारे पास x/m इज इक्वल टू क्या है साहब? k p की पावर 1/n, मैंने दोनों तरफ log ले लिया, तो हो गया log x/m इज इक्वल टू log k p की पावर 1/n। log ए बी क्या होता है साहब? log a प्लस log b, तो log k प्लस log p की पावर 1/n, इसको आगे ले लिया। फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी साहब हमारे पास? ये हो गया log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नजर आ रही होगी, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं इसको बोलता हूँ, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये ग्राफ बन गया था। इसमें 1/n हमारा क्या है साहब? स्लोप है। log के क्या है? हमारा इंटरसेप्ट है। तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? log x/x और p के बीच में अगर अपन कोई ग्राफ बनाए तो कैसा हो जाएगा जी? ये इंटरसेप्ट हो जाएगा आपके पास कितना? log के। ये स्लोप हो जाएगा कितना आपके पास? स्लोप की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा साहब? ये 1/n से इसके स्लोप होगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये हो गया साहब जब अपन ने गैसियस फॉर्म की बात कर ली। कभी कभी इसमें लिक्विड और सॉलिड के एडजॉर्प्शन की भी बात भी कर लेता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये बोल देगा तो कुछ नहीं करना है साहब, वो जो आपका प्रेशर है उसकी जगह को क्या कर दोगे आप? कंसंट्रेशन की बात, है ना, उसकी जगह पर क्या कर दोगे? कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड की बात करके हम इसको एक्सचेंज उससे कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, और इस पर ही छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा जो है क्वेश्चन हमारे जेई के एग्जामिनेशन में पूछा इस पर नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाते, ठीक है। दूसरा है हमारा लैंगम्यूर आइसोथर्मल आइसोथर्म। ये बेसिकली आपको
केमिकल यानी कैम्सॉर्प्शन के बारे में बताता है, और ये यूनिलीनियर एब्सॉर्प्शन को बताता है। मतलब यूनिलेयर एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है, ये हमेशा किसकी बात करता है कि भाई ये एक लाइन बनेगी हमेशा, और हमेशा किसकी बात करता है कि साहब एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्बिट की एक ही लाइन एड्सॉर्बिट के ऊपर बनेगी, उसके लिए ये डिफाइन करता है। तो पहली बात ये ध्यान होनी चाहिए। दूसरा, एक कैम्सॉर्प्शन के लिए काम आता है। लैंगम्यूर ने इसको ग्राफ को दिया था और कहता क्या था, इसमें कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, फिर उसके बेसिस पर ही हम क्या है इसका जो लॉ है उसको डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये एक थियोरेटिकल बात है। इन्होंने कुछ चीजों को मान लिया, है ना, इन लोगों ने कुछ चीजों को माना, फिर उसके बेसिस पर अपना जो लॉ है वो दिया। क्या कहते हैं साहब, द गैस बीइंग एब्जॉर्ब कैन नॉट फॉर्म अ लेयर मोर देन सिंगल मॉलिक्यूल डेप्थ। मतलब केवल और केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल लेयर बनाएगी तभी ये चीज वैलिड है, अन्यथा नहीं है। मतलब जो गैस के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल यानी कि एक ही लेयर बनाएगी। ये दूसरी लेयर यानी नहीं बन सकती। अगर किसी मॉलिक्यूल को यहाँ आना है तो पहले इस वाले मॉलिक्यूल को जाना होगा, फिर ये मॉलिक्यूल इस जगह पर आ सकता है। दूसरा, देर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन द एडजेसेंट एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में आपस में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए, तभी मानेंगे, नहीं तो नहीं। तीसरा, द डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल एंड द फ्री गैस मॉलिक्यूल। कि भाई इनके बीच में कैसा इक्विलिब्रियम मिलता है हमको, डायनेमिक टाइप का इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। अब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना भाई। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब जब इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशंस जो है, या कह सकते हैं जो अमाउंट है या जो मिजरेबल क्वांटिटीज है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो अंदर के मॉलिक्यूल है वो लगातार चेंज हो रहे हैं। यानी मान लो कि N2 प्लस 3H2 से 2NH3 बन रहा है, और T इक्विलिब्रियम पर हमने बोला कि साहब इक्विलिब्रियम का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन रुक गई है। डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम का यही अंतर होता है कि स्टैटिक में रिएक्शन में चेंज होना बंद हो गया है, वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि साहब ये लगातार N2 और H2 मिल करके लगातार क्या बना रहे हैं, आपका NH3 बना रहे हैं, और उसी रेट से NH3 क्या है साहब, डिसोसिएट होकर के N2 और H2 बना रहा है। ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चल रही है। तो एड्सॉर्प्शन भी इसमें क्या होता है साहब, ये इसमें अब एड्सॉर्प्शन क्या कह रहा था, ये कंटिन्यूसली चल रही है। नए मॉलिक्यूल यहाँ पर आते जा रहे हैं, पुराने जाते जा रहे हैं, नए आते जा रहे हैं, पुराने जाते जा रहे हैं। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गई है एड्सॉर्प्शन। बात समझ में आ रही है क्या? तो गैस मॉलिक्यूल क्या है साहब, एड्सॉर्प्शन तो कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम भी हो गया है, इक्विलिब्रियम अटेनमेंट हो गया है, लेकिन ये कैसा है, डायनामिक। पुराना हट रहा है, नया आ रहा है, पुराना हट रहा है, नया आ रहा है। इस टाइप की बात लैंगम्यूर करते। और चौथी बात जो कि उन्होंने बताया एक्सटेंट के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा, द एब्जॉर्प्शन साइट आर रिलेटेड इन द एबिलिटी टू एड्सॉर्ब पार्टिकल्स, है ना। जो इस साइज, जो एड्सॉर्बेंट साइज होते हैं जो साइट्स होती हैं, उनकी एबिलिटी है कि वो मॉलिक्यूल को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेंगी, ये उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चारों बातें। और उसके बेसिस पर उन्होंने क्या बताया, एक्सटेंट का एक वैल्यू बताया कि साहब जो एक्सटेंट होगी एक्स बाय एम, वो हमेशा AC अपॉन 1 प्लस BC के बराबर होगी। किसके लिए? फॉर सॉलिड लिक्विड के लिए, फॉर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम या फॉर सॉलिड लिक्विड कैम्सॉर्प्शन के लिए। तो ये बस आपसे खाली ये पूछता है कि भाई ये एक्स बाय एम की वैल्यू AC अपॉन 1 प्लस BC के बराबर है, जहां पर A, B और C क्या है सब आपके कांस्टेंट है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारा इस तरीके से लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म यहाँ पर समाप्त होता है। और मोटा मोटी हमारा एड्सॉर्प्शन में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी यहाँ तक ही है, यहीं पर ही समाप्त होता है। अब कुछ एप्लीकेशन है जो कभी कभी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार सब कुछ छोड़ करके यहाँ से क्वेश्चन उठा के दे देता है कि भाई एड्सॉर्प्शन क्या क्या काम आता है। तो क्या काम आता है साहब, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, हाई लेवल का हाई वैक्यूम बनाने के, क्रिएट करने के लिए एड्सॉर्प्शन का यूज करते हैं। गैस मार्क्स के लिए, जो आपने सुना होगा गैस मार्क्स के बारे में, चारकोल गैस मार्क्स सुने ना, उसके अंदर इस तरीके के एड्सॉर्प्शन के लिए चारकोल का यूज करते हैं। ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए सिलिका जेल, आपने नाम सुना होगा सिलिका जेल, सुना है क्या जी?
आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट अपन जब नया खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर से एक पैकेट निकलता है ऐसा छोटा, उस पैकेट को फाड़ के देखो तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जैसी ये छोटी छोटी बॉल्स होती है। बेसिकली वो क्या होती है साहब, वो आपकी सिलिका जेल होती है, और उसका काम क्या होता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना। वो ह्यूमिड को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब नहीं, ध्यान रखना, एडजॉर्ब कर लेती है, एडजॉर्ब कर लेती है। ऐसे ही रिमूवल फ्रॉम कलरिंग मटेरियल फ्रॉम सॉल्यूशन, इसमें काम आता है साहब। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में काम आता है, कैटालिसिस के अंदर पढ़ाऊंगा मैं आपको। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस के अंदर काम आता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के अंदर काम आता है। डीआयोनाइजेशन ऑफ वाटर में काम आता है, रियोलाइट के अंदर काम आता है। इन क्योरिंग डिजीज यानी मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर काम आता है। क्लिनजिंग एजेंट की तरह काम आता है। फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस में काम आता है। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स के अंदर भी काम आता है, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स भी होते हैं। क्रोमेटोग्राफी अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, उसके अंदर भी ये बताऊंगा कि किस तरीके से काम आता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन पार्ट है किसका, एड्सॉर्प्शन का। दिस इज जस्ट अ एप्लीकेशन पार्ट कि भाई कहाँ कहाँ वो काम आ सकता है। इम्पॉर्टेंट जो है इनमें, अब सारे तो याद रहेंगे नहीं, तो इम्पॉर्टेंट जो है उनकी बात कर लें जो कि क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये साहब ह्यूमिडिटी कंट्रोल में, गैस मार्क्स में, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में, डीआयोनाइजेशन ऑफ वाटर में, और क्रोमेटोग्राफी में, इंडिकेटर्स में, ये आपके इंपॉर्टेंट है 5-6 जो कि आपके 12th के एग्जाम में वो पूछ सकता है, तो आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है जी, तो हो जाएगा भाई। तो ये हमारा एड्सॉर्प्शन वाला पार्ट यहाँ पर थियोरेटिकली समाप्त होता है। ठीक है भाई। तो अभी तक जिसने भी टेलीग्राम चैनल पे, सॉरी, जिसने अभी अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन पर क्लिक करेगा, ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आए उनके बारे में आपको पता चल जाए, है ना। कभी कभी हम लोग टेलीग्राम चैनल पर डालना भूल जाते हैं, कभी पब्लिश नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, यूज कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक जेई का ऑफिशियल चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा फ्री कोर्सेज, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है बच्चों, उस पर आपको बहुत सारे फ्री क्लासेस मिलेंगी, फ्री मटेरियल मिलेगा, फ्री क्लास मिलेगी, फ्री मटेरियल मिलेगा, फ्री डेटा मिलेगा। और ये सब कुछ अवेल करने के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो कोड कौन सा है, वो है कोड रजत 10। तो ये कोड है, इसका इस्तेमाल कीजिए फ्री कोर्सेज को अवेल करने के लिए। कॉम्बैट टाइप के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं, उन सब के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए सब्सक्रिप्शन पर, जो पेड प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का, उस पर आपको इंस्टेंट चाहिए 10% का डिस्काउंट, तो यूज कीजिए कोड रजत 10। तो 10 से मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।